नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का 8वां भाग है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम चर्चा करेंगे मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत की, जिसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या हमने पढ़ लिया, क्या हम पढ़ रहे हैं और आगे हमें क्या पढ़ना है। तो मैंने वृद्धि एवं विकास जो टॉपिक है उसके ओवरव्यू वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि वृद्धि एवं विकास में हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमने अर्थ एवं अंतर देखा, विकास की विशेषताएं देखी, उनके नियम देखे और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की। फिर हमने पढ़ा विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं पढ़ी, उनमें हमने विकास की अवस्थाएं देखी और बाल विकास की अवस्थाएं जोन्स, रॉस और हरलॉक के अनुसार देखी तथा उन प्रत्येक अवस्थाओं के विकासात्मक कार्यों की भी हमने चर्चा की। इसके आगे हमें पढ़ना है विकास के सिद्धांत अर्थात थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत। और आज इसी वीडियो में हम जो है मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत को कवर कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखें तो मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। ठीक है। और सिगमंड फ्रायड इनकी चर्चा जो है मैंने इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में की थी, जब मैंने मनोविज्ञान का सामान्य परिचय बताया था। उसी सामान्य परिचय के अंतर्गत मैंने मनोविज्ञान के संप्रदायों की चर्चा की थी, जिनमें सन 1900 में मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय आया था, जिसके प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है। और यह संप्रदाय अचेतन मन पर जोर देता था। तो वही सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इस मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत को 3 पार्टों में बांटा गया है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। दूसरा है गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना, डायनामिक स्ट्रक्चर। और तीसरा है मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इन 3 भागों में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं साथ में, ताकि हमारे जो है माइंड मैप बन सके दिमाग में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले स्थलाकृति आकारात्मक संरचना है, इसके अंतर्गत हमें मन की 3 दशाओं के बारे में पढ़ना है, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। फिर हमें पढ़ना है गत्यात्मक संरचना में व्यक्तित्व के 3 कारक, इड, ईगो और सुपर ईगो। और अंत में जो है मनोलैंगिक विकास, ये जो है पर्टिकुलर एक सिद्धांत है जो इसके अगले वीडियो में समझेंगे। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत हमें जो है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं पढ़नी होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम मन की 3 दशाओं की चर्चा करेंगे। तो स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई है। कौन कौन सी? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन का दूसरा नाम अवचेतन मन भी है। फिर है सिगमंड फ्रायड ने मन की इन 3 दशाओं की तुलना पानी में डूबे हुए बर्फ के टुकड़े से की है। कैसे? जिस प्रकार से पानी के अंदर बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, उसमें उस बर्फ का 10% भाग पानी के ऊपर रहता है और 90% भाग पानी के अंदर रहता है। उसी प्रकार सिगमंड फ्रायड ने बताया कि चेतन मन वो है जो पानी के ऊपर है, अर्थात 10% भाग जो पानी के ऊपर है ना, तैर रहा है, तो वो 10% भाग चेतन मन के साथ उन्होंने जो है तुलना की। और जो 90% भाग पानी में डूबा हुआ है, इसकी तुलना उन्होंने अचेतन मन से की। और इन दोनों के बीच में जो है, बीच की जो कड़ी है, उसकी तुलना उन्होंने की अर्धचेतन या अवचेतन मन से। ठीक है। तो इसी को आइसबर्ग थ्योरी कहेंगे। आगे हम देखते हैं इन तीनों मनों के बारे में। ठीक है। तो चेतन मन के विषय में क्या क्या फैक्ट है वो जानते हैं। यह मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। बिल्कुल। चेतन मन के अंतर्गत वे समस्त तथ्य, वे समस्त चीज़ें आएंगी जो हमें याद है, अर्थात जिनका प्रयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, वो समस्त चीज़ें चेतन मन में है स्टोर।
यह मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। चेतन मन का संबंध वर्तमान एवं वास्तविकता से होता है। जी बिल्कुल, यह संपूर्ण मस्तिष्क का 1/10 भाग होती है, अर्थात 10% हिस्सा हो गई संपूर्ण मस्तिष्क का। और चेतन मन जो है अर्जित होता है। तो चेतन मन के बारे में हमने देखा कि वर्तमान में जो वास्तविकता से संबंध होता है इसका, हमें जो भी वर्तमान में याद है चीज़ें, वो सभी चेतन मन में है। अब चलते हैं अचेतन मन। अचेतन मन के बारे में देखें तो यह मस्तिष्क की अजागृत अवस्था है, अर्थात प्रसुप्त अवस्था है। यह दुखद बातों, कटु अनुभूतियों, कामुक, अनैतिक एवं दमित इच्छाओं का भंडार है। अर्थात चेतन मन में कौन सी चीज़ें थी जो हमें याद है, अचेतन मन में वे समस्त चीज़ें रहेंगी जिनको हम भूल चुके हैं या भुला चुके हैं। ऐसी दुखद बातें, कटु अनुभूतियाँ, कामुक इच्छाएं, अनैतिक असामाजिक इच्छाएं, ठीक है, ये सब जो है किस में स्टोर रहेंगी, अचेतन मन में। अर्थात इन सब इच्छाओं का भंडार अचेतन मन है। फिर देखिए, यह चेतन मन के ठीक विपरीत है। बिल्कुल, चेतन मन में वो चीज़ें थी जो हमें याद है, लेकिन अचेतन मन में उसके ठीक विपरीत, उल्टा, जो हमें याद नहीं है, जो इनको हम भूल चुके हैं, वो अचेतन मन में है। तो ठीक विपरीत हुआ उसके। फिर है आगे, यह संपूर्ण मस्तिष्क का 9/10 भाग है, अर्थात 90% होता है पूरे मस्तिष्क का अचेतन मन। और सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन पर सबसे अधिक जोर दिया है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण अचेतन मन को माना है सिगमंड फ्रायड ने। और अचेतन मन जन्मजात होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चेतन मन अर्जित होता है, अचेतन मन जन्मजात होता है। फिर अगले मन की दशा है अर्धचेतन मन या अवचेतन मन। तो हमने देखा अभी पहले आइसबर्ग जो उदाहरण था उसकी तुलना की थी, उसी समय देखा था कि चेतन व अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है ये, ठीक है। जैसे याद की हुई बातों का अचानक भूल जाना, हकलाना और प्रयास करने पर उन सभी बातों को याद आ जाना। जैसे आपने भी देखा होगा कि कभी कभी हम किसी चीज़ को हमें ऐसा लगता है कि हमें याद है वो चीज़, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब जबान पे है लेकिन बोला नहीं जा रहा हमसे किसी व्यक्ति का नाम या कोई चीज़, कोई बात, लेकिन हम और प्रयास करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है और हम बोल भी देते हैं उसको। तो याद थी, लेकिन वो जो है अचेतन मन में तो थी वो चीज़, ठीक है, लेकिन चेतन मन में उपस्थित होने में उसमें टाइम लगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ा। तो यही चीज़ क्या है, अर्धचेतन मन है, ठीक। आगे देखते हैं हम गत्यात्मक संरचना, गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना, डायनेमिक स्ट्रक्चर। हमने जो है आकारात्मक संरचना देखी, अब हम देख रहे हैं गत्यात्मक संरचना। गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार या 3 कारक बताए हैं। अब डायनेमिक स्ट्रक्चर में सिगमंड फ्रायड ने 3 कारक बताए हैं व्यक्तित्व के, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले हैं इड, जिसे हिंदी में इदम कहेंगे। दूसरा है ईगो, जिसे अहम कहेंगे। और अंत में है सुपर ईगो, जिसे परमाहम कहेंगे। इन तीनों के विषय में फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं। इड यानी इदम, यह जन्मजात होता है। और एक चीज़ और, इड, ईगो और सुपर ईगो, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इनका जो है, इनको कंपेयर करते चलेंगे चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन से, ताकि हमारा जो है पढ़ना सार्थक हो, हमें पढ़ने में मज़ा आएगा। देखेंगे हम इदम जो है जन्मजात है, अचेतन मन भी जन्मजात था, ठीक। इड जो है सुखवादी सिद्धांत पे आधारित है, अचेतन मन से संबंधित है। बस ये एक वर्ड पकड़ लीजिए कि इड जो है अचेतन मन से संबंधित है, अर्थात अचेतन मन की जितनी भी विशेषताएं थी वो सब इड की है। अचेतन मन जन्मजात था, इड भी जन्मजात है। अचेतन मन जो है दमित इच्छाओं, कामुक इच्छाओं का भंडार था, इड भी है। अनैतिक कार्यों का भंडार था, इड भी है। काम प्रवृत्ति अचेतन मन में भी थी, इड में भी है। तो एक लाइन ध्यान रखनी है कि इड जो है अचेतन मन से संबंधित होता है, और बाकी सारी विशेषताएं हम खुद ही कर देंगे। फिर आगे है नेक्स्ट, डेविल इन ए पर्सन, अर्थात मनुष्य के अंदर दानव, यानी कि इड जो है सुखवादी सिद्धांत पे आधारित है। तो व्यक्ति जो है कुछ नहीं देखता, उसे बस सुख चाहिए, चाहे किसी का अहित ही करना पड़े।
तो डेविल इन ए पर्सन, मनुष्य के अंदर दानव कहा जाता है इड को, ठीक है। और कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल। व्यक्ति जो है खुद के सुख की चीज़ें करने के लिए कार्य करेगा तो अंत में जो है समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। तो कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार कौन है? इड है। देखते हैं आगे, ईगो, अहम, यह अर्जित होता है, ठीक है, वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होता है, चेतन मन से संबंधित होता है। इड में एक लाइन हमने ध्यान रखी थी, अचेतन मन से संबंधित होता है। ईगो यानी अहम में हम ध्यान रखेंगे कि यह चेतन मन से संबंधित होता है। तो जो भी चेतन मन की चीज़ें थी वो सब इसमें ईगो में आ जाएगी। जैसे चेतन मन अर्जित होता था तो ईगो भी जो है अर्जित है, वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, चेतन मन से संबंधित है, व्यक्तित्व का कार्यपालक है। बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि व्यक्तित्व का कार्यपालक अर्थात हमारी पर्सनैलिटी को कौन बनाता है, कौन इंप्रूव करता है? ईगो करता है। इड तथा सुपर ईगो के बीच का संतुलन स्थापित करता है कौन? ईगो। मैन इन ए मैन, मनुष्य के अंदर मनुष्य, अर्थात मनुष्य जो है अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति में आ पाता है ईगो के फलस्वरूप। समायोजन की अवस्था, यानी कि इड तो क्या कह रहा था कि मुझे सुख चाहिए, चाहे किसी का अहित हो, कुछ भी हो, नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता उसके लिए, तो कुसमायोजित होगा। लेकिन ईगो क्या कहेगा कि ईगो जो है उन दोनों में, और सुपर ईगो क्या कहेगा कि आदर्शवादी बातें करेगा। तो इड और सुपर ईगो में बीच में जो है समायोजन कौन करेगा, संतुलन कौन बैठाएगा? ईगो। तो ईगो जो है वो समायोजन की अवस्था है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं सुपर ईगो, परमाहम। परमाहम जो है अर्जित होता है, आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, चेतन मन से संबंधित होता है। ध्यान रखने की चीज़ है कि ईगो और सुपर ईगो दोनों चेतन मन से संबंधित है, तो दोनों अर्जित भी हुए, ठीक है। अब सुपर ईगो में एक लाइन जो है आपको ध्यान रखनी, जो ये है कि आध्यात्मिक, नैतिक, आदर्शवादी बातें होती है ये, क्योंकि आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। अवास्तविकता से संबंध होता है। एंजल इन ए पर्सन, यानी कि मनुष्य के अंदर भगवान, मनुष्य के अंदर देवता, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करता है, आदर्शवादी बातें करेगा मनुष्य व्यक्ति, तो देवता की संज्ञा दे दी मनुष्य को। आदर्शों की अधिकता कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती है। अब इड, ईगो और सुपर ईगो हमने देखा, इनको जो है हम एक उदाहरण से समझेंगे ताकि हमें जो ये खिचड़ी बन गई इसको हम अच्छे से समझ पाए। ये चित्र देख रहे हैं आप, एक आइसक्रीम शॉप है और बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और एक बच्चा दूर खड़ा है। इस बच्चे को भी आइसक्रीम खानी है लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। तो देखिए इड का उदाहरण, इड हमने पढ़ा था कि सुखवादी सिद्धांत पे आधारित। तो यह बच्चा सोचेगा कि क्या मैं यह आइसक्रीम चुरा लूं, क्योंकि इड क्या कह रहा था कि सुखवादी सिद्धांत, कुछ किसी का अहित हो, कोई मैटर नहीं करता, बस खुद को सुख मिलना चाहिए। तो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या मैं ये आइसक्रीम चुरा लूँ, सही रहेगा मेरे लिए। तो ये किसका उदाहरण है? इड का। अब दूसरी परिस्थिति देखें, फिर बच्चा ये सोचेगा कि अरे नहीं, अगर मैं आइसक्रीम चुरा लूँगा तो मेरे को जो ये अंकल डांटेंगे, मुझे पीटेंगे, पकड़ लेंगे, पुलिस को दे देंगे। ये जो है किसका काम है? ईगो का, अहम का। अहम जो है समायोजन स्थापित कर रहा है, जो है संतुलन स्थापित कर रहा है, वास्तविकता से परिचित करवा रहा है इस व्यक्ति को कि नहीं बेटा, नहीं यार, अगर मैं इसको आइसक्रीम चुरा लूँगा ना तो ये अंकल मेरे को मारेंगे, पीटेंगे, पकड़ लेंगे और पुलिस को दे देंगे। तो वास्तविकता के सिद्धांत पे आधारित है कौन? अहम। तो ये अहम का उदाहरण हो गया। अंत में हम देखें सुपर ईगो। अगर ये बच्चा सोचे कि नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत बात होती है, ठीक है, ये मेरे सिद्धांतों के विपरीत है, तो ये आदर्शवादी बातें किसका उदाहरण हुई? सुपर ईगो का। तो इड, ईगो और सुपर ईगो में हमने समझ लिया इन सब को, कॉन्सेप्ट को। अब हम आगे देखते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कुछ तथ्य हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जो है इसमें आकारात्मक संरचना के विषय में पढ़ा, जिसमें हमने जो है चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, इन तीन मन की दशाओं के विषय में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डायनेमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचनात्मक संरचना, गत्यात्मक संरचना। इसके अंतर्गत हमने जो है व्यक्तित्व के तीन कारक, तीन प्रकार पढ़े, कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। और हमने इस जो है कार्टून इमेज की सहायता से जो है इड, ईगो और सुपर ईगो में जो है अंतर भी समझा। अब हमें जो है
जो तीसरा प्रकार था हमने देखा था इस सिद्धांत का, मनोलैंगिक विकास, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो एक अलग से पर्टिकुलर एक सिद्धांत है। लेकिन इसी मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स है, कुछ संप्रत्यय है जिनकी चर्चा करनी आवश्यक है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हैं कि सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है। कौन कौन सी? इरोस और थेनेटोस। पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसको जिजीविषा भी बोलते हैं, अर्थात जीने की इच्छा, इसको जो है इरोस कहेंगे। और दूसरी मूल प्रवृत्ति बताई है उन्होंने मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको मुमूर्षा भी कहते हैं, और इसको जो है इंग्लिश में कहेंगे थेनाटोस। अब ध्यान रखने की चीज़ यह है कि इरोस और थेनाटोस ये दोनों जो है ग्रीक शब्द हैं। क्वेश्चन आ भी जाता है कि इरोस और थेनाटोस जो है किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक शब्द हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई जिनकी हमने चर्चा की, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इरोस और थेनाटोस। अब अगला जो है तथ्य क्या है? नार्सिसिज्म, स्वमोह, अर्थात अपने आप से प्रेम करना। यह प्रवृत्ति शेषवावस्था में अधिक पाई जाती है। हम सबने देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, 3-4 साल का होता है, तब वो इतना खुद से इतना प्रेम करता है, हद से ज़्यादा, खुद को जो है सबसे बेहतर मानता है। इसी स्वप्रेम को, स्वमोह को क्या कहेंगे? नार्सिसिज्म। और यह जो है शेषवावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रवृत्ति। और ये जो वर्ड है नार्सिसिज्म, इसके पीछे भी एक कहानी है कि कोई राजकुमार था जिसका नाम नार्सिस था। वो जो है एक तालाब के पास जाता है, उस तालाब में जो है अपने प्रतिबिंब को देखता है, और अपने प्रतिबिंब को देख के ही मोहित हो जाता है और सोचता है वाह कितना सुंदर हूँ मैं। तो यही, इसी को क्या कहेंगे? स्वमोह। यानी कि जब बच्चा अपने आप से प्रेम करता है, अपने आप से जो है इम्प्रेस होता है, इसको क्या कहेंगे? नार्सिसिज्म, स्वमोह, स्वमोह की प्रवृत्ति। आगे देखते हैं फैक्ट। ग्रंथियाँ। सिगमंड फ्राइड ने जो है दो ग्रंथियों की चर्चा की है, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि, यह ग्रंथि लड़कों में होती है। सबसे पहली बात, ओडिपस ग्रंथि जो है लड़कों में होगी, और इसी ग्रंथि के कारण वे अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि यह लड़कियों में होती है, और इस ग्रंथि के कारण ही वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। लेकिन ये ग्रंथियाँ जो है सक्रिय कब होती है? ये लगभग 3-4 साल तक सक्रिय रहती है, उसके बाद में जो है इनका समाधान हो जाता है। ठीक है, तो ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि, इनका संप्रत्यय इन्होंने दिया सिगमंड फ्राइड ने। ओडिपस ग्रंथि किन में होगी? लड़कों में। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में। ठीक है, अगला और अंतिम फैक्ट है कि लिबिडो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सिगमंड फ्राइड का जब भी मनोविज्ञान में नाम लेंगे, हमें जो है दो वर्ड ज़रूर लेने होंगे। पहला है लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति, और दूसरा है अचेतन मन। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो और अचेतन मन, इन दो पर इतना जोर दिया है कि इनकी चर्चा करनी आवश्यक है सिगमंड फ्राइड के साथ में। तो लिबिडो क्या है? सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। फ्राइड कहते हैं कि यह जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अतः इसका दमन नहीं करना चाहिए। वही चीज़ आ गई, काम प्रवृत्ति किस में थी? अचेतन मन में। अचेतन मन की विशेषता थी काम प्रवृत्ति, और अचेतन मन की विशेषता ही क्या थी? जन्मजात। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके सीखेंगे तो हमें जो है सीखने में आसानी होगी। तो फ्राइड कहते हैं कि जन्मजात होती है क्या? लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति जन्मजात होगी, क्योंकि ये अचेतन मन में होती है, और अचेतन मन जन्मजात होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि लिबिडो भी जन्मजात हुआ। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है काम वासना, अतः इसका दमन नहीं करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने चर्चा की मनोविश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत की, जिसका प्रवर्तन सिगमंड फ्राइड द्वारा किया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।